लोगों की लाखों करोड़ों रुपए की आय ध्वस्त हो गई, लोग अपने घर में रेफ्यूजी की तरह रहने को मजबूर हो गए। आपके विधायक क्या कर रहे थे? पॉलिटिकल टूरिज्म पे थे, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के। ज्यादा जोगी मठ हो जा रहा, कहानी सुनिए आप। कोई बात नहीं, हमने कितने जोगी हैं यहाँ पे? कितने जोगी हैं यहाँ पे? सुनिए आप, आइए। कितने जोगी हैं यहाँ पे? इस क्षेत्र की हर सीढ़ी पे हाँ। आलोक सिंह ने 10 से 20 बार कदम रखा है, ठीक है। हर सीढ़ी चैलेंज कर रहा हूँ मैं, और हर गली को सैकड़ों बार नापा है मैंने। आप मुझे बोल रहे हो मैं क्षेत्र से अनभिज्ञ हूँ। यही वजह है कि बीजेपी के पार्षदों को आम आदमी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी के पास भी एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी की तरह, जहां पे लोग जाते हैं और धुल जाते हैं। आप यहाँ पे आप चले जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी आदित्यनाथ को सुनिए, आए दिन जनता को बोलते हैं कि खून गर्म है, ठंडा कर देंगे, गर्म कर देंगे। आप ये आपने एकदम 100% की बात बोली, उनकी किताबों में कोई दम नहीं है। हाँ। देखो, मैं पढ़ लिख के आया हूँ, मेरे पास हर सवाल के काउंटर है। आप लोग सोच रहे हैं कि हम प्रतिक्रिया लेने वाले लोग हैं, तो हम प्रतिक्रिया लेने वाले लोग नहीं है, इसलिए उतना ही बोले जब काउंटर झेल पाए। अगर आप ये उम्मीद करके आए काउंटर नहीं करके आए तो कैमरा बंद कर दीजिए और जाइए। नहीं तो आप काउंटर देने नहीं दे रहे मुझे। आए हैं तो लीजिए। हाँ तो दीजिए। 3 बार आप बोल चुके हो काउंटर नहीं कर पाए तो कैमरा क्यों ऑन कर रखा है? दिल्ली नगर निगम चुनाव का औपचारिक डंका बज चुका है। कुछ दिनों में सिंबल्स बटेंगे, उम्मीदवारों के नाम तय होंगे, इसलिए अभी भूमिका हम थोड़ी लंबी रखते हैं। इस वक्त जहां पे मैं हूं वो जनकपुरी का विधानसभा क्षेत्र है, जहां की वार्ड 16 इसमें मैं मौजूद हूं। आपको बता दें कि जनकपुरी भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफेस्ट सीट कही जाती थी। जगदीश मुखी यहां से लंबे समय तक विधायक रहे। आम आदमी पार्टी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में जिस एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का इस्तेमाल अपनी होर्डिंग्स पे किया था, उनका नाम जगदीश मुखी ही था। जगदीश मुखी को करारी हार मिली और वो असम के राज्यपाल बने, साथ ही साथ उनको कुछ और जिम्मेदारियां भी दी गई। लेकिन उनका वर्चस्व इस बात से नापा जा सकता है कि उनके जाने के बाद भी 2017 में 3 निगम सीटें, जनकपुरी में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से 3 निगम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने भगवा लहराया। अब यह वर्ष 2022 का है, दोबारा निगम चुनावों की गूंज बज चुकी है। क्या इस बार भगवा लहराएगा या चलेगी झाड़ू? इसके ऊपर बातचीत समस्त दिल्ली कर रही है, हम भी कर रहे हैं। उम्मीदवार कनेक्ट में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के जिला तिलक नगर के अध्यक्ष और पूर्व में वार्ड 16 के अध्यक्ष आलोक सिंह से। अभी पश्चिमी दिल्ली में 2 नेताओं का बोलबाला है और दोनों का नाम आलोक ही है। एक आलोक वर्मा है जो कि एसडीएमसी ऑब्जर्वर हैं, जिनकी बातचीत आपने हमारे चैनल पे सुनी है, और दूसरे आलोक सिंह है। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। दिल्ली नगर निगम का चुनाव छोटा चुनाव है, लेकिन दिल्ली का कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता है, और उस पार्टी के लिए तो कतई छोटा नहीं होगा जिसके लिए सर्वाइवल ही दिल्ली है। सीधी बात करूंगा मैं, 2015 में आपको बहुमत मिला, 2020 में आपको बहुमत मिला, लेकिन 2017 और 2019 के चुनावों में करारी हार मिली। बात स्पष्ट थी कि कांग्रेस को लोगों ने वोट किया था, इसकी वजह से आपका वोट बैंक छिटका। 2022 में भी तो ये हो सकता है। देखिए, 2022 में आम आदमी पार्टी की पूरी लहर है। आप दिल्ली के अंदर कहीं भी चले जाइए, आज हर व्यक्ति बदलाव की मांग कर रहा है। किस चीज से बदलाव की मांग कर रहा है? बीजेपी का जो तंत्र है, टीएमसीडी का पूरा भ्रष्ट है। एक बड़ा साधारण सा उदाहरण दूंगा भी। कुछ दिन पहले आरटीआई के थ्रू एक जानकारी निकाली गई, जिससे निकल के आया कि 12,000 करोड़ इन्होंने साफ सफाई में खर्च किया। मैं उसको अगर एक वार्ड तक लेके जाऊं, इवन अपने मोहल्ले तक लेके जाऊं, तो हमारे वार्ड के खाते में आता है लगभग 44 करोड़ जी। हमारे वार्ड के अंदर 34 बूथ हैं। एक छोटा सा पॉकेट जहां 700 वोटर रहते हैं, उसके खाते में 1.5 करोड़ रुपए के आसपास आता है, और मंथली में उसको देखूं तो 2 लाख रुपए से ज्यादा
सफाई में हर बूथ के अंदर इन्होंने खर्च किया। और मेरे इस कॉलोनी के अंदर एक बूथ का साइज लगभग 700 वोटर्स का होता है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा करप्शन हुआ है। 700 वोटर की एक कॉलोनी जिसकी परिधि होती है ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर, रेडियस 100 मीटर से ज्यादा नहीं होता जी। वहां इन्होंने मंथली 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए। फिर भी आप चले जाइए, बुरी हालत है यहाँ की कॉलोनियों की। कॉलोनियों में कहीं झाड़ू नहीं लिखता, हर कोने में आपको कूड़े का ढेर मिल जाएगा। इस एरिया के अंदर छोटी छोटी लोग समस्याओं के लिए लोग परेशान हैं। हमारे जो पॉश कॉलोनी है, हर घर में गाड़ी है, गाड़ियां लोग घर के सामने खड़ी करते हैं तो अक्सर नाली के ड्रेन के ढक्कन टूट जाते हैं। 2 ढक्कन अगर टूट गए तो आरडब्ल्यू वाले चक्कर दर चक्कर काटते हैं, 2 ढक्कन तक ये लोग नहीं दिला पाते। आप इनके आंकड़ों में जाके देखिए, अच्छी खासी परचेज है ट्रेन के ढक्कन की, ठीक है, लेकिन नहीं मिलते। तो विधायक क्या कर रहे हैं? साफ सफाई की आप बात करें, विधायक क्या कर रहे हैं? रुकिए विधायक क्या? चल मैं वापस आता हूँ। सुनिए, ये सुनिए, ये जो प्लेटफॉर्म है वो भाषण देने का प्लेटफॉर्म नहीं है, सवालों का प्लेटफॉर्म है। सुनिए मेरी बात, सुनिए सवाल को मैं कंटिन्यू करूं, पहले आप पूरी बात सुनिए। आपने ये बहुत तगड़े आरोप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप लगाते हैं। सुनिए आप, क्षेत्र की जनता में हमारा सर्वे चल रहा है, क्षेत्र की जनता के साथ हमारा सर्वे चल रहा है। यही विधानसभा है जिसकी बदहाली की आप बात कर रहे हैं। सागरपुर सीतापुर एक इलाका है जहां निगम पार्षद भी आपके हैं। सुनिए तो निगम पार्षद भी आपके हैं, विधायक भी आपके हैं। बेसमेंट और घर बरसात में पूरी तरीके से डूबे रहे हैं। आपके पार्षद ने, आपके विधायक ने क्या किया? लोगों की लाखों करोड़ों रुपए की आय ध्वस्त हो गई, लोग अपने घर में रेफ्यूजी की तरह रहने को मजबूर हो गए। आपके विधायक क्या कर रहे थे? पॉलिटिकल टूरिज्म पे थे उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के। रुकिए, आप देखिए, क्षेत्र दिल्ली के अंदर मल्टी एजेंसीज काम करती हैं, ठीक है। आप जहां पे बैठे, मैं इस कॉलोनी की बात करूंगा। चलिए ठीक है। नहीं, आप चूंकि जिला अध्यक्ष हैं तो अब मेरे पास डोमेन बहुत ज्यादा है, बाहर भी जाएंगे हम, हाँ। ठीक है। पहले आप यहाँ की बात कीजिए। आपको यहाँ की क्षेत्र में आप जाके देख लीजिए, नालियों की सफाई 5-5 साल से नहीं हुई। 5-5 साल से नहीं हुई। लोगों ग्राउंड फ्लोर के घरों में पानी घुस रहा है। तो भाजपा को क्यों वोट दे देते हैं लोग? यहाँ के लगातार भाजपा जीतती आ रही है। रजनी ममता ने इससे पहले, वीना शर्मा उससे पहले मुझे लगता है कि पृथ्वीराज साहनी साहब थे। इतने लोग हैं यहाँ पे लगातार। इस बार नहीं दे रहे हैं लोग भाजपा को वोट। आप चाहिए कॉलोनियों में जाइए, भाजपा के कार्यकर्ता वोट नहीं दे रहे। हालत ये है कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने घर के सामने अगर एक बोरी सीमेंट की ला के रख दे, भाजपा का ही पार्षद उसके घर पे एमसीडी को भेज देता है। अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बख्शा इन्होंने, ठीक है। तो उनके कार्यकर्ता तक इस बार भाजपा से नाराज है, भाजपा के साथ वो काम करने को तैयार नहीं है। और जब ईवीएम में वोट डालेंगे, नतीजे वापस उल्टे हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गया। आपका रटा रटाया जवाब है। आप देख लीजिएगा, इस बार देख लीजिएगा। आलोक जी बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं आप। कार्डर बेस्ड पार्टी है वो। कार्डर बेस्ड पार्टी का जो व्यक्ति है वो विजन पे जाता है। दिल्ली में उनका कैडर खत्म हो चुका है। अब 34% वोट मिले विधानसभा चुनाव में। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 3% एक्स्ट्रा। कांग्रेस का वोट बैंक आपकी तरफ गया था, उनका वोट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। इस बार का मैंने आंकड़ा बताया, उनका कार्यकर्ता उनको वोट देने को तैयार नहीं। कितना परसेंटेज वोट मिलेगा भाजपा को? आप कैडर की बात करें, कितना परसेंटेज वोट मिलेगा? यहाँ भाजपा बड़ी मुश्किल से, जो मेरा मानना है 25 से 30% में सिमट के रह जाएगी। इस वार्ड के अंदर आप देख लीजिएगा, 25 से 30% कह रहे हैं, ठीक है। टोटल उनका अपना कैडर उन्हें वोट देने को तैयार नहीं है भाई। सब मिला के 25-30%। आपको कितने परसेंट वोट मिलेगा? हमारा मानना है यहाँ कम से कम 60% आम आदमी पार्टी को वोट मिलेगा। ज्यादा जोगी मठ हो जा रहा। कहानी सुनिए आप। कोई बात नहीं, हमने कितने जोगी हैं यहाँ पे? कितने जोगी हैं यहाँ पे? सुनिए आप, आइए कितने जोगी हैं यहाँ पे? आइएगा, फिर बात करेंगे चुनाव। कितने जोगी हैं यहाँ पे? बिल्कुल मिलेंगे। हम तो चुनाव के दौरान भी मिलेंगे। निकलने के बाद कैमरा घुमाइएगा, टहल लीजिएगा। सुनिए मेरे को ऐसा लग रहा है, आलोक जी ऐसा लग रहा है कि आप क्षेत्र से थोड़ा सा निभिज्ञ हैं। एक काम कीजिए, मेरे चैनल पे जाइए, 195 वार्ड हम कवर कर चुके हैं, 195, और आज हम 13 वार्ड और कवर कर रहे हैं। तो कुल मिला, क्षेत्र से आप अनभिज्ञ हो। इस क्षेत्र की हर सीढ़ी पे आलोक सिंह ने 10 से 20 बार कदम रखा है, ठीक है। हर सीढ़ी चैलेंज कर रहा हूं मैं, और हर गली को सैकड़ों बार नापा है मैंने।
आप मुझे बोल रहे हो मैं क्षेत्र से अनभिज्ञ हूँ, आप मेरे साथ चलिए, आपको क्षेत्र में दिखाऊंगा, आपको क्षेत्र की कोई जानकारी नहीं है। क्या बात है आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, हाँ। आप आंकड़ों के बेस पे जो बाहर से आंकड़े दिख रहे हैं उसके बेस पे बोल रहे हैं। मैंने हर सीढ़ी को 20 बार नापा है, हर सड़क को सैकड़ों बार नापा इस वार्ड की। इस वार्ड का मैं 2012 से वार्ड अध्यक्ष था, लगातार गलियों में था, मोहल्लों में था। मैं बड़े गर्व से बोलता हूं कि इस वार्ड के हर बूथ में 100 से 50 लोगों से डायरेक्ट मेरी बातचीत है, डायरेक्टली मेरा कांटेक्ट है। आप समझिए बात। बोल गए आप सारा, लगातार जनता के बीच में रहा। आप बोल गए या अगला सवाल हम शुरू करें? आपका वक्तव्य समाप्त हुआ? वक्तव्य आइए, आपका वक्तव्य समाप्त हो गया? लगता है कि बहुत दिनों से बोले नहीं है आप, भाषण देने का मौका नहीं मिला। आइए, ऐसा लग रहा है कि आप किसी मनोधारणा को लेके आए, उसी मनोधारणा पे बात करना। फिर इसीलिए मैं मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपने मेरी वीडियोस देखी ही नहीं है, आपने हमारे चैनल को देखा ही नहीं है। आप एक बार जाएं, हमारे चैनल को विजिट करें। हाँ, तो यही आप ये आपकी होमवर्क की दिक्कत है, ये आपकी होमवर्क की दिक्कत है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, ठीक है, आप मनोधारणा से बाहर निकलिए, ट्रांसपेरेंटली बात कीजिए, आप हमारा ओपिनियन लीजिए, ना कि भाषण देने दें आपको। आप अपनी चीज हमारे ऊपर थोपिए। आपको भाषण देने दे पूरा। सर बोलेंगे, आप कुछ भी बोलिए, आपके बोलने से भाषण थोड़ी कन्वर्ट होगा। सत्य सत्य है, आपने बोल लिया। अब अगले सवाल पे आए। अगले सवाल पे आइए। अगले सवाल पे आते हैं। निगम के अंदर जो सबसे बड़ी एक समस्या है वो है पार्किंग की। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, बैठा हुआ हूँ, इससे थोड़ी दूर पे ही जनक सिनेमा है, वो पूरा कॉम्प्लेक्स बन चुका है। वहाँ बहुत सारे बैंक्स हैं। उन बैंक्स के बाहर भी अगर आप कोई गाड़ी खड़ी करे तो पहले लोग बंदूक दिखा के लूटते थे। आजकल एक मीटर है या क्या कहते हैं, डिवाइस है, जिससे पर्ची निकल जाती है तुरंत ही, वो दिखा के लूटते हैं। ठीक है। सदन के अंदर आपके 74 पार्षद हैं। ठीक है। क्यों दिल्ली वासियों की ये आवाज आप सदन में बुलंद नहीं करते? देखिए, पार्किंग पे हम लोगों ने बहुत बार मुद्दे रेज किए, ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जो कई पार्किंग ऐसी हैं, आप ले लीजिए यहाँ पे सुभाष नगर के अंदर जो पैसिफिक मॉल है, उसकी अब वापस आते ना, आपने कहा वार्ड पे आते हैं, वार्ड पे आइए आप। रुकिए सर, आप कभी दिल्ली की बात करते हो, कभी वार्ड की। आपने कहा वार्ड पे बात करनी है, तो ये वार्ड पे आते हैं, अब वार्ड पे आइए। सदन की बात की है, जब सदन की बात है तो दिल्ली आ गई ना। चलिए सदन की बात करिए। हम लोगों ने वहां की भी लड़ाई लड़ी, पार्किंग को फ्री करवाया। इसके बाद इतना ज्यादा करप्शन है बीजेपी के अंदर कि इनके बंदे पर्ची लेके पहुंच जाते हैं, जबकि बहुत सी पार्किंग ऐसी हैं जो टैक्स फ्री हैं, जहां पे आपको कलेक्शन नहीं करना, स्टिल इनके बंदे पर्ची लेके खड़े होते हैं। दूर की बात छोड़िए, आप जो लीगलाइज पार्किंग है वो तो ठीक है, इलीगल पार्किंग एरिया में भी इनके बंदे, आप गाड़ी खड़ी कीजिए, पर्ची लेके पहुंच जाएंगे, पर्ची गाड़ी पे लगा देंगे। आम आदमी हो, आप में उन जानकारी नहीं है तो दोबारा सवाल पे आते हैं। बैंक सर्विस प्रोवाइडर है, बता रहे हैं, आप सुनिए। और अगर आप नहीं पे करते तो इनके बंदे वहां गुंडागर्दी भी करते हैं। आप बहुत सी मार्केट्स में ले लीजिए, आपने गाड़ी खड़ी तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? सर, सिस्टम में उसी परिवर्तन के लिए इस बार दिल्ली के अंदर बदलाव की लहर है, और पूरा बदलाव होगा, पूरा बदलाव होगा दिल्ली में। जो इनके एमएलए इलेक्शन में जो हाल हुए, शायद उससे भी बढ़ चढ़ के जनता इनको इस बार जवाब देगी। यही वजह है कि बीजेपी के पार्षदों को आम आदमी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। हमारा काम जो है जनता तक पहुंचाना है। इतनी बीजेपी करप्ट है, इसी वजह से उनके पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। वो उसको जिसको भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया, 6 साल के लिए निलंबित किया। रुके, बबूल का वृक्ष होता है, कांटे भी होते हैं उसमें, ठीक है, बबूल की दातून भी निकलती है, बबूल से गोंद भी निकलती है, ठीक है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सब भ्रष्ट हैं। अच्छा, ठीक है, अच्छी पार्टी है वो। कुछ देखो, हर जगह कुछ अच्छे लोग हैं। हम जो अच्छे लोग हैं, अच्छी विचारधारा के लोग हैं, उनका स्वागत है हमारे यहाँ। हमारा किसी से वैमनस्य नहीं है, हमारी अपनी विचारधारा है, विचारधारा को लेके चलते हैं। हमारी विचारधारा का जो भी व्यक्ति है उनका स्वागत है। भाजपा के कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, तो आपका कहने का मतलब है कि कार्यकर्ता था तो हमारा नहीं है। कार्यकर्ता है, ठीक है। कार्यकर्ता हमारी पार्टी में अगर काम करना चाहता है और वो अच्छी विचारधारा का व्यक्ति हमारी विचारधारा को पसंद करता है, तो उसका भी स्वागत है। तो चाहे किसी के ऊपर करप्शन के चार्ज हो, इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी के पास भी एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी की तरह, जहां पे लोग जाते हैं और धुल जाते हैं। आप अपनी बात हमारे ऊपर डाल रहे हैं। आप जवाब दीजिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। एजेंडा मत थोपिए, मैंने सीधा बोला। अच्छे व्यक्ति
हमारी विचारधारा। आप पे भी वॉशिंग मशीन है, अच्छे व्यक्ति, आप पे भी वॉशिंग मशीन है। आप ये नहीं सुनिए, आप पूरे निगम को टारगेट करते हैं, आप स्पेसिफिक किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं करते। गंदे व्यक्ति को, गंदे कपड़े को आप अच्छा साफ कैसे बोल सकते हो? जो साफ होगा वही साफ होगा ना। तो आपके पास वॉशिंग मशीन है ना, साफ जो है वही साफ है ना। हमने बोला अच्छे व्यक्ति, हमारी विचारधारा। आप इन दो शब्दों को ओवरलुक क्यों कर रहे हैं? चलिए आपकी विचारधारा पे आते, क्या है आपकी आइडियोलॉजी? पार्टी की आइडियोलॉजी बताइए आप। इंपोज क्यों कर रहे हैं? देखिए आप पार्टी की आइडियोलॉजी बताइए सर। हमारी आइडियोलॉजी आपको पता है? हाँ बताइए ना प्लीज। नहीं है। अरे आलोक जी आइडियोलॉजी बताइए, लोगों को नहीं पता है। सिंपल सी हमारी आइडियोलॉजी है, जनहितकारी विकास योजनाएं, शिक्षा स्वास्थ्य, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य, करप्शन फ्री मॉडल देना, करप्शन फ्री मॉडल देना, कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने विजन है, ठीक है। सिर्फ विचारधारा पे रही है ये सारी चीजें ठीक है। चलिए सबसे पहले सबसे आखिरी चीज करप्शन, सबसे आखिरी चीज करप्शन। प्रकाश जाटवाल को जानते हैं? प्रकाश जाटवाल को जानते हैं? सर आपकी विचारधारा पूछिए, अब अगला सवाल ले लूं मैं। हाँ चलिए वापस आइए ना, आपकी विचारधारा की बात करते हैं। अब आपकी विचारधारा की बात करते हैं। आपने कहा मुझे आप करप्शन फ्री स्टेट बनाना चाहते हैं। जिस कांग्रेस के खिलाफ करप्शन के आरोप लगाते थे आप 2019 में, उन्हीं के साथ अलायंस करना चाहते थे। जिस लालू यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगाते थे आप, उनके साथ मंच साझा करते हैं। देखिए दिल्ली के अंदर हमने करप्शन फ्री मॉडल दिया। प्रकाश जाटवाल टैंकर माफिया के साथ संलिप्त पाए गए। जब आम आदमी पार्टी आई, दिल्ली का बजट कितना था? 30,000 करोड़, 29,000 करोड़, 60,000 करोड़। 60,000। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मेरा फेवरेट सवाल है, ये कहां से हुआ? कैसे हुआ? जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू की। जीएसटी लागू के करने के कारण, जीएसटी लागू के करने के कारण आपके पास फंड ज्यादा है। और सुनिए 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ बहुत बड़ी जंग नहीं है, बड़ी बड़ी जंग है। 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ और 2 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार ने डबल किया है, वो भी एक बड़ी अमाउंट में। होमवर्क करके आइए, आपको जानकारी नहीं है सर। आप ही का नेट है, आप ही का नेट है, आप ही का नेट है। मैं आप ही के नेट से दिखा देता हूँ। सुनो मत दिखाओ। अरे भाई साहब मेरी जानकारी पूरी नहीं है, आप भरे मंच पे आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जब सुनाइए मैं निकालता हूँ तब तक। 2 साल के अंदर दिल्ली का बजट डबल हो गया था। कोई टैक्स हमने नहीं लगाया, जीएसटी भी नहीं लगा था। बिना जीएसटी के आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का रेवेन्यू बढ़ाया, विदाउट किसी टैक्स इम्पोज के। आपको जानकारियां भी हैं। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। फ्लाईओवर्स में आम आदमी पार्टी सरकार ने कम समय फ्लाईओवर पूरा किया, बहुत सुंदर। वहां भी बहुत सुंदर कम बजट पे बनाया, ठीक है। हाँ। तो देखिए चीजों को ओवरलुक करके आप जंप करेंगे तो कुछ भी आप बोल सकते हैं। सही बात है। दिल्ली सरकार ने ईमानदारी का बड़ा सीधा साधा जागता सबूत है कि 2 साल के अंदर दिल्ली का रेवेन्यू बढ़ा। दिल्ली के जो फ्लाईओवर्स थे उनको कम समय में, कम बजट में पूरा किया गया। बहुत सुंदर। स्कूलों की आप परिस्थितियां देख लीजिए। हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर चले जाइए, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, एक सिंगल स्कूल नहीं मिलेगा। आप चले जाने, यहाँ पे सर्वोदय कन्या विद्यालय है, ठीक है। मैं उसी से पढ़ा हूँ, बाल विद्यालय से पढ़े ना, बाल विद्यालय से जाके आप अभी देखिएगा। हाँ। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुझे सरकारी स्कूल दिखा दीजिएगा जो अच्छा। चैलेंज वो कर रहा हूँ, एक उत्तर प्रदेश के अंदर दिखा। कितनी आबादी है दिल्ली की सर? सर छोड़ दो सर, आबादी से बताइए ना, बताइए ना सर। आबादी से लिंक नहीं है सर, एक बार बताइए। एक व्यक्ति जो अपना घर साफ कर सकता है, ठीक है, वो बाहर भी कर सकता है। अब मैं थोड़ा भाषण दे देता हूँ, मैं भी भाषण अच्छा देता हूँ। हाँ। अरविंद केजरीवाल सरकार का वादा था कि हर कोरोना वॉरियर्स को जिन्होंने अपनी जान दी है कोविड के कारण, उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। अब तक 17 से 18 लोगों को मुआवजा मिला है। कितने लोगों को? 17। सुनिए महाराज, और मौत हुई है कुल 300 से ज्यादा, ठीक है। अब नीचे आते हैं और आइए, आप ही के अनुसार दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल बहुत पढ़ा लिखा है। आईटी शब्दावली सुधारिए। हाँ। पढ़ा लिखा सुधारिए शब्दावली। आप पढ़ा लिखे हैं, हमें सम्मान की भाषा जो व्यक्ति आप तो भाजपा की भाषा जो पढ़ा लिखा है, जो व्यक्ति सदन में दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक हम हैं, आवेश में आके कह सकता है, उनके लिए तो मैंने बड़े सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करे। अरविंद केजरीवाल ने कभी भी जनहित जनता के एंटी नहीं बोला। यहाँ पे आप चले जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी आदित्यनाथ को सुनिए,
आए दिन जनता को बोलते हैं कि खून गर्म है, ठंडा कर देंगे, गर्म कर देंगे। आप ये भाषाएं आपको नहीं, आइए भाई साहब, ये भाषाएं आलोक जी ने बजट की अच्छी लगती हैं। आलोक जी ने बजट की बात की। दिल्ली हमारी है, अरे हक से बोल रहे हैं, दिल्ली हमारी है, जनता हमारे साथ। 2013-14 में दिल्ली का बजट था 37,500 करोड़ रुपए, जो कि 2021-22 में आके 60,000 करोड़ हुआ है। जब हम 21-22 की बात करते हैं तो यहाँ पे जीएसटी इंपोज हो चुका है। सुनिए 69,000 करोड़, टू बी एग्जैक्ट 69,000 करोड़, जिसे डबल बताया जाता है। अगर आप 7 साल का औसत निकालेंगे तो इट इज जस्ट 12%, जस्ट 12%। मैथमेटिक्स इसको भी सर लेट मी कंप्लीट 97-98 कांग्रेस की सरकार तब दिल्ली में आई थी। दिल्ली का बजट था 4,750 करोड़ रुपए, और जब कांग्रेस की सरकार गई 2013-14 में, इन्हीं के अनुसार 37,500 करोड़, वृद्धि टोटल 820%। 15 सालों में औसत वृद्धि 55%। 55%। मैथमेटिकल जवाब दीजिए। रुकिए देखिए, आप जीएसटी से कोरिलेट मत कीजिए। चलिए हटाइए, जीएसटी हटा दीजिए, हटा दीजिए महाराज। 55%, 12%। मेरी बात तो सुनिए, मैथ खेलिए। इमीडिएटली हाँ, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 2 साल के अंदर बिना टैक्स बढ़ाए, पॉइंट नोट कीजिए आप, बिना किसी टैक्स इंपोज किए दिल्ली का बजट बढ़ा। कितना परसेंट? परसेंट कैलकुलेटर लेके बैठिएगा, आप कैलकुलेट करते रहिए। मैं दोबारा बोल दूं, 37,500 करोड़, 69,000 करोड़, औसत 12%, 4,750 करोड़, 37,500 करोड़, 820% की वृद्धि, टोटल 55%। लगभग टोटल 55, 1.7 टाइम 2 साल में बढ़ा था। ठीक है। और बड़ी चीज ये, उस पैसे का उपयोग कहाँ हुआ, बड़ी चीज बहुत बढ़िया। ठीक है, पैसे का उपयोग हुआ, देखो दिल्ली के शिक्षा मॉडल में, बहुत सुंदर, जो शायद हमारी सबकी नेसेसिटी है। तो ड्रॉप आउट परसेंटेज क्यों बढ़ा? ड्रॉप आउट परसेंटेज स्कूल में क्यों बढ़ा? रुको तो मेरे भाई, रुको तो सही। आप चले जाइए, किसी भी माँ बाप से पूछिए, हाँ। उसका पहला सपना होता है उसका बच्चा पढ़ लिख जाए। बहुत ठीक है। बहुत जो अमीर है, हाँ। वो भी सोचता है उसका बच्चा बड़े स्कूल से पढ़ के आए। जो गरीब है वो भी सोचता है बड़े स्कूल से पढ़ के आए। शायद हर व्यक्ति का पहला सपना होता है बच्चा उसका पढ़े। ड्रॉप आउट परसेंटेज क्यों बढ़ा? इतना अच्छा मॉडल था तो 13,000 स्कूल अभी तक, 13,000 कमरे अभी तक आपने बनाए हैं। प्राइवेट स्कूलों से 2 लाख बच्चे यहाँ ट्रांसफर हुए, ये आपने देखा। फिर भी स्कूल में बच्चों की संख्या घटी, बड़े हैं, फिर भी स्कूल में बड़े सर ड्रॉप आउट परसेंटेज आपका बढ़ा है, 2 लाख बच्चे कम हुए आपके। 2 लाख बच्चे इस साल ट्रांसफर हुए भाई साहब। तो आप इसी को मान रहे हैं शिक्षा मॉडल? शिक्षा मॉडल, आप एक स्टैंड तो लीजिए सर। आलोक जी, आप स्टैंड नहीं ले रहे। अगर आप इसको मान रहे हैं कि शिक्षा मॉडल बढ़ा है, तो पिछले साल एसडीएमसी में 1,11,000 नए एडमिशन हुए हैं। टोटल की बात की जाए तो 2,24,000 नए एडमिशन हुए हैं। तब तो उनका मॉडल भी बहुत अच्छा है, जबकि ये बात सच है कि उनकी किताबों के अंदर कोई दम नहीं है। ये आपने एकदम 100% की बात बोली, उनकी किताबों में कोई दम नहीं है। ठीक है, लेकिन आज वहां पे गरीब जनता के पास अल्टरनेटिव नहीं है। सेम आपके लिए भी यही जवाब है। कंप्लीटली फिनिश कीजिए। उनके पास जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वहां पे है। बच्चा घर से निकला है वहां जाएगा। ठीक है, वहां निकल के जब वो दिल्ली सरकार के स्कूलों में आता है, तो एक बेहतरीन शिक्षा का मॉडल वहां दिल्ली सरकार ने दिया है। बच्चों का पास आउट रेट बढ़ा है, परसेंटेज बढ़ा है। आप इंजीनियरिंग और मेडिकल के आंकड़े भी देखेंगे, वहां भी बच्चे गए हैं। प्राइवेट से लगभग 2 लाख बच्चे यहाँ पे आए हैं। तो देखिए, स्कूल मॉडल पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप न्यूज चैनल वाले हो, ठीक है, लेकिन ये फैक्ट है कि स्कूल मॉडल दिल्ली का बेहतर हुआ है। आलोक जी, आज भाजपा शासित सरकारें भी हमारे स्कूल मॉडल को अडॉप्ट करने की बहुत बढ़िया है ये चीज। इस देश में सुनिए आलोक जी, इस देश के अंदर सबसे अच्छी चीज ये हुई है पिछले 7 सालों में। सबसे पहली बात तो थोड़ा सुनना भी शुरू कीजिए कि इस देश के अंदर शिक्षा पे बात होनी शुरू हुई है, जिस चीज के लिए आपको बधाई। धन्यवाद, मेरी बात समझिए, लेकिन फिर मेरी बात समझिए। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कंप्लीट डेवलपमेंट, और एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं सूडो डेवलपमेंट। सूडो साइंस का एक शब्द है, जहां हम उसको छद्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? छद्म के लिए। छद्म आप समझ गए होंगे। मुझे हम भी आता है, छद्म भी आता है, साइंस भी आती है। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, यहां पे जो डेवलपमेंट नजर आ रहा है वो सूडो डेवलपमेंट नजर आ रहा है। आप जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं। सुनिए पहले पूरा हाँ ठीक, आप इसका जवाब दीजिए। उसका एक कारण है। आप
के हाथ में माइक है, लंबा जब आप बोलेंगे ठीक है, आधा जवाब लोगे आधा नहीं लोगे, ठीक है। तो अब मेरा मैं पूरा जवाब लेता हूँ जी, पूरा आपको बोलने दिया मैंने, पूरे भाषण दिए आपके। बोला है, मैं बताता हूँ। हाँ, हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा लोकतंत्र है उसकी मूल धारणा यही है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को फैसिलिटेट करना, निचले पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचना। आपको याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो दिल्ली की आधे से ज्यादा जनता ऐसी थी जहां पे सीवर नहीं था, पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी। पहले 2 साल में इस चीज को कोई नकार नहीं सकता। अब देखिए, सवाल मैंने पूछा था स्कूल पे, आप चले गए, आप चल, हाँ मैंने पहले छत, स्कूल के छत में मॉडल की बात की मैंने, आप वहां आइए, हाँ वहां आइए, सीधा वहीं आइए। उसका सवाल मैं दूसरा पूछ लूं, क्योंकि फिर मेरे पास काउंटर आएंगे तो आप कहेंगे कि आप मेरे को सुन नहीं रहे। देखो, मैं पढ़ लिख के आया हूँ, मेरे पास हर सवाल के काउंटर है। आप लोग सोच रहे हैं कि हम प्रतिक्रिया लेने वाले लोग हैं, तो हम प्रतिक्रिया लेने वाले लोग नहीं है, इसलिए उतना ही बोले जब काउंटर झेल पाए। सुनते रहिए, काउंटर तो हम दे ही रहे हैं, ठीक है। तो जब दिल्ली सरकार आई तो दिल्ली सरकार ने इंटायर दिल्ली के अंदर जो नेसेसिटी थी, प्राइम नेसेसिटी, पहले उस पे काम किया। प्राइम नेसेसिटी हमारी थी बच्चों को स्कूल में शिक्षा देना, हॉस्पिटल्स ठीक करना। जिन घरों में पानी नहीं जाता था, सीवर नहीं थी, सड़कें नहीं थी, उनको देना ये प्राइम नेसेसिटी। सवाल झेल पाएंगे आप? अगर मैं हॉस्पिटल पे सवाल पूछूं, स्कूल पे झेल पाएंगे आप सवाल? आपके बगल में जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पहले इसको सुन लीजिए, आपने छत पे बात किया है, बोलिए। तो डेवलपमेंट की जो बात आप कर रहे हैं छत की, एक जो चेंज ओवर रहा है स्कूलों का इंडिया के अंदर, कहीं पे भी देखिए लोग मानते हैं कि भैया सरकारी स्कूल है वहां पे उनको अच्छा नहीं बनाया जा सकता, बट दिल्ली सरकार ने करके दिखाया है या लोगों को सिर्फ दिखाया है? किया है सर। देखो, वापस शब्दों पे आप नकार नहीं सकते, नकारिए मत। मैंने स्टार्टिंग में आपकी तारीफ की, मैंने कहा कि स्कूल मॉडल पे बात हो रही है, बहुत अच्छी चीज है। मैं इस चीज के लिए, देखिए, मैं अपने कैमरे पे बोलता हूं कि आपने 13,000 नए कमरे बनाए, दिस इज वेरी गुड, दिस इज अ बेसिक स्टेप दैट एवरी गवर्नमेंट टेक। सभी सरकारों के लिए ये आवश्यकता होनी चाहिए कि स्कूलिंग बेहतर हो। सुनिए मेरी बात, सभी सरकारों के लिए ये चीज बेहद जरूरी होनी चाहिए कि देश के अंदर पढ़ने के लिए लोगों के पास इंस्टीट्यूशंस हो, उनको ये माहौल बने। लेकिन फिर मैं एक चीज कहूंगा, व्हाट यू प्रॉमिस्ड और व्हाट यू डिलीवर्ड, और जो आपने डिलीवर किया उसका प्रचार किस तरह का किया, उसके ऊपर बात करते हैं। आपने 500 स्कूल्स लोगों को कमिट किए थे, हाँ या ना? अब मैं यही कह रहा हूँ, आप देखो काउंटर नहीं कर पाएंगे आप। हाँ, मैं करता हूँ। हाँ, कीजिए। सर सुनिए, अगर आप ये उम्मीद करके आए काउंटर नहीं करके आए तो कैमरा बंद कर दीजिए और जाइए। नहीं तो आप काउंटर देने नहीं दे रहे मुझे। आए हैं तो लीजिए। हाँ, तो दीजिए। 3 बार आप बोल चुके हो काउंटर नहीं कर पाए तो कैमरा क्यों ऑन कर रखा है? क्योंकि आप काउंटर ले नहीं रहे, भाषण दिए जा रहे तब से। आपके सवालों का जवाब ही दे रहा हूं भाई। अब हाँ ना मेरा कोई, मैं एसएससी का एग्जाम थोड़ी दे रहा हूं। मैंने तो एक बेसिक सवाल पूछा, 500 स्कूल के वादे किए थे कि नहीं थे? आपको जवाब ही दूंगा और अपनी भाषा भी दूंगा। थोड़ी मैं बैठा हूं। चलिए बोलिए। तो ये मत बोलिएगा दोबारा कि आप काउंटर करने नहीं दे रहे हमें। सर, जो न्यूज चैनल की डिबेट है आप उस तरह से कर रहे हैं, ठीक है? तो और किस तरीके से करेंगे सर? आप क्वेश्चन रखिए, मैं आपको क्वेश्चन रखा मैंने 500 स्कूल। लेकिन अगर आप न्यूज चैनल में जो आज की परंपरा चली हुई है जी न्यूज की, मैं उसके एंटी हूँ। देखो, ठीक है, वहां प्रवक्ता नहीं भेजते आप अपने? छोड़ दीजिए, मेरी बात करो यार, मेरी बात करो, ठीक है? तो उस पैटर्न पे आप मत जाइए। उस पैटर्न में जाना है तो फिर अगली बार बीजेपी वाले को भी बुला लेना, फिर बात करेंगे, ठीक है? अब आपका सवाल था स्कूलों की। देखिए, एक कार्य करने की इच्छा होती है। हम जब आए, ठीक है, हमने प्लान किया कि हम इतने स्कूल बनाएंगे जी। दिल्ली में जैसे एक बीच में अभी मैंने बताया था, मल्टी इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे डेवलपमेंट मॉडल को लाने के लिए। लेकिन हमारी नीयत ये अच्छी थी, स्कूल अच्छे बनाने थे, बच्चों को शिक्षा देनी थी। हमें डीडीएस लैंड प्रोवाइड नहीं हुआ, चैलेंजेस आ रहे थे। हमने इमीडिएटली वहाँ पे एक प्रोसेस लिया कि स्कूलों में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करके कैसे इंक्रीज किया जाए कैपेसिटी। हमने सबसे पहले स्कूल में कमरे बनाने का, उन्हीं स्कूल के इंफ्रा, टोटल 13,000 कमरे बने हैं, 6,000 नए कमरे बनने हैं।
6000 नए कमरे बन गए काम किया। और ये अपने आप में एक इतिहास है कि 7 साल के भीतर 19,000 कमरे बनाए जाएंगे। तो सर आप देखो नियति पे सवाल नहीं उठा सकते। हो सकता है हमने 500 बोले हो, 500 ना पूरे हुए हो, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि यहाँ पे गलती हुई? गलती नहीं है। हमने हमारा टारगेट क्या था, गोल क्या था? गोल था बच्चों को स्कूलिंग प्रोवाइड कराना। स्कूलिंग प्रोवाइड कराने के लिए हमने लिया प्लान किया कि भाई हम यहाँ पे कॉलेज बनाएंगे। डीडी हमको लैंड नहीं दे रहा उदाहरण के तौर पे, या लैंड उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं तो मिल रही लैंड? छोड़ दीजिए, उस पे आपको पता है सारी चीजें। तो बोलिए ना, कैमरे पे बोलिए। कैमरे पे मैं बोल रहा हूँ, हमारी नीयत क्लियर थी कि हमें बच्चों को स्कूलिंग प्रोवाइड कराना है। हमारे पास जो उस समय उपलब्ध लैंड था उन्हीं स्कूलों में हमने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, कमरे बढ़ाए, बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट किया, इंफ्रा को रीअरेंज किया और आज हमने 13,000 कमरे बना के दिए। और 6,000 और बनाने वाले हैं, 19,000 पे आ जाते। डन। वो जो भी है देखो, वो एक प्रोसेस का पार्ट है, वो प्रोसेस का पार्ट है। अरे अब तो खुश हो जाइए, आपकी तारीफ कर रहा हूँ। 19,000 कमरे बना दिए, अपने आप में इतिहास है। चलिए अगले सवाल पे आए। अगले सवाल पे आए। यहाँ पे एक जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार का सरकारी हॉस्पिटल है। यहाँ एक्सरे की कितनी फीस है? सर मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। 200 रुपये, मैं बता देता हूँ। 200 रुपये। ईसीजी की आप बताओ, जब मैंने एक्सरे की मुझे जानकारी नहीं है तो ईसीजी में कैसे बता दूं सर? ईसीजी, एंजियोग्राफी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो अन्य जगहों पे उपलब्ध नहीं हो पाती। वहाँ पे आप कभी जाइएगा, मुख्यमंत्री जी के पोस्टर्स लगे हुए हैं वहाँ पे भी, और उसमें लिखा गया है कि ये अस्पताल में जो इलाज है वो मुफ्त है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, 2 हॉस्पिटल कंपेयर करते हैं हम। पहला हॉस्पिटल है सफदरजंग हॉस्पिटल, केंद्र सरकार का हॉस्पिटल, और एक हॉस्पिटल है आपका जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी। यहाँ पे 200 रुपये में एक्सरे, वहाँ पे 50 रुपये में एक्सरे। यहाँ पे 50 रुपये में ईसीजी, वहाँ पे 0 रुपये। सर 1 मिनट, सवाल पूरा सुन लीजिए। वहाँ पे 0 रुपये में ईसीजी। यहाँ पे एंजियोग्राफी 14,500 और 39,500। वहाँ पे इसके मुकाबले बहुत कम। तो ये स्वास्थ्य का बेहतरीन मॉडल कैसे और वो स्वास्थ्य का खराब मॉडल कैसे? मैं बताता हूँ। देखो दिल्ली के अंदर 3 तरह के हॉस्पिटल चलते हैं। एक कंप्लीट प्राइवेट, एक ऑटोनॉमस बॉडी, तीसरा प्योर गवर्नमेंट है। ठीक है, ये ऑटोनॉमस बॉडी का हॉस्पिटल है। आप दीनदयाल उपाध्याय चले जाइए हरिनगर, वहां पे तो ये इलाज ही नहीं हो पाते। मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है। तो जो कंप्लीट दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल, वहां इलाज ही नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है, आप कभी जाइए सर दीनदयाल में। सर दीनदयाल जाएंगे ना, आए दिन जाता हूँ। दीनदयाल आप जाएंगे, इन बीमारियों के लिए रेफर कर देते हैं यहाँ पे। रुकिए, आए दिन मैं जाता रहता हूँ लोगों को लेकर के। जो वहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है सारा फ्री हो रहा है। पहले से बेहतर फैसिलिटीज है वहाँ पे, साफ सफाई बेहतर हुई है, पहले से बेहतर है, साफ सफाई बेहतर हुई, पहले से बेहतर है। डॉक्टर्स का अप्रोच ऑफ वर्क बेहतर है। हाँ। और बहुत चीजें वहाँ पे अपग्रेड हुई हैं। रैबीज के इंजेक्शंस आ गए वहाँ पे, वो जो कुत्ता काट लेता है तो उसके इंजेक्शंस आ गए। अरे रुको सर, अभी देखो आप दिल्ली के अंदर ढेर सारे अलग कैटेगरी का हॉस्पिटल है। आप एम्स से कंपेयर करोगे, बोलोगे वहाँ हार्ट का ऑपरेशन है क्या, जिस डिसीज के लिए वो हॉस्पिटल डिजिग्नेटेड है उसी की आपकी ट्रीटमेंट करेगा ना। वहाँ पे तो होना चाहिए ना, ये तो बेसिक प्राइमरी फैसिलिटी है कि अगर आपको कुत्ता काट ले तो उसका इंजेक्शन मिल जाए वहाँ पे। आप गए हो? नहीं है? मैं गया हूँ। नहीं है, मैं कोई बात नहीं, चौधरी साहब से बात करूंगा, बीएल चौधरी जी हैं वहाँ के एमएस। हाँ। मैं बात करूंगा। चलिए अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। आप हॉस्पिटल्स पे आप थोड़ा सा क्लोज कर लीजिए। हॉस्पिटल देखो जो दिल्ली सरकार के अंडर आने वाले हॉस्पिटल है, ठीक है, पहले की तुलना में आज बहुत अच्छा काम हुआ है। अब उनको एम से आप कंपेयर नहीं कर सकते। एम जो है हाईली फंडेड, मैंने सफदरजंग की बात की। दिल्ली के अंदर मिक्स है। देखो दिल्ली के अंदर मिक्स फैसिलिटीज है हॉस्पिटल की। दिल्ली सरकार ने निश्चितता अपने अंडर आने वाले हॉस्पिटल्स को बहुत बेहतर किया है कंपैरेटिवली। चलिए अब 2013 में डेवलपमेंट का एक मॉडल कांग्रेस सरकार ने दिया था। सर एमसीडी पे आप तो सर एक मेरे पूरे सवाल को सुनिए। पहले पूरे सवाल को सुनिए। पहले पूरे सवाल को सुनिए। पहले मैं देख, ये एक जो सवाल है ऐसा नहीं है कि सीधा टाक दिया जाता है। सवाल पूछने का एक तरीका होता है, एक लहजा होता है और रेफरेंस होता है। क्या होता है? रेफरेंस। मेरी बात सुनिए। नरेंद्र मोदी का देश को लेके एक मॉडल है, दिल्ली का अरविंद केजरीवाल के लिए एक मॉडल है। निगम में अगर आप आते हैं, आप बात करने के लिए बैठे हुए हैं, मैं नरेंद्र मोदी पे अभी चर्चा क्यों करूं? क्योंकि अभी ये निगम की बात है। नरेंद्र मोदी निगम में आके क्या कर लेंगे? ठीक है, अरविंद केजरीवाल निगम में आके क्या करेंगे? आप मुझे बताइए। एमसीडी में भी केजरीवाल के पोस्टर क्यों लगा रहे हैं आप? अरे सुनिए तो सही, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। उनके पास उनका ब्रांड एम्बेसडर वही है, आपके पास
अब का ब्रांड एम्बेसडर अरविंद केजरीवाल है। एमसीडी में मेयर बनेंगे अरविंद केजरीवाल, मेयर बनेंगे। एमसीडी में उनके पार्षद चलाते हैं। हमारी समस्याएं क्षेत्रीय हैं, क्षेत्रीय मुद्दों पे आलोक बात जी, करते हैं ना। आलोक जी, क्या केजरीवाल मेयर बनेंगे? सर क्षेत्रीय मुद्दों पे बात चलिए, कीजिए। क्षेत्रीय मुद्दों, मैं क्षेत्रीय मुद्दों पे ही, आपने सवाल सुना ही नहीं। हमारा पेन जो है यहाँ पे, हमारा इस एरिया का जो पेन है, हाँ, वो सिविलियन सर्विसेज को लेके है। टोटल सिविलियन सर्विसेज एमसीडी के अंदर है। मेरे कंपाउंड के अंदर अगर एक सड़क बननी है बिना एमसीडी के नहीं बन सकती। पार्क में एक मिट्टी पड़नी है वो भी नहीं पड़ सकती। खाद पड़नी है वो नहीं पड़ सकती। विधायक कितना कमजोर है? छोड़ दीजिए सर, विधायक कमजोर फाइट करने के लिए थोड़ी हम आए हैं सर। आप वही करते ही हैं, कमजोर क्या आप वही करते ही हैं, फाइट करते हैं, कभी एलजी से, कभी केंद्र सरकार से, कभी एमसीडी से। एमसीडी को नाली साफ सफाई करवाना है तो एमसीडी ही कराएगी ना। हाँ, कमजोर मजबूत का क्या मतलब है इसमें? एमसीडी ही कराएगी। आप यहाँ पे एंकर बैठे हो, सवाल आप ही दागोगे। हाँ, ठीक है। हाँ, मेरे जवाब मांग रहा हूँ, मैं ही दूंगा ना। यहाँ पे आप कमजोर थोड़ी हो गए। सवाल पूरा सुनेंगे? मैं सवाल सुन रहा हूँ। 2013 में दिल्ली को लेके कांग्रेस का एक मॉडल था, विजन था। सुन लीजिए पहले पूरा सवाल। जिसके अंदर वो दिल्ली के अंदर मोनो रेल्स लाना चाहते थे, मेट्रो परियोजनाओं को घर घर तक, गली गली तक, कोने कोने तक पहुंचाना चाहते थे। उसके उलट आपके पास 2015 में एक मॉडल था जो आपने दिल्ली को दिया, जिसमें बात हुई 500 स्कूल्स की, 20 यूनिवर्सिटीज की। फिर मैं कहता हूं वो एक ऑप्टिमिस्टिक डिसीजन था। 2017 में जब हम मैनिफेस्टो देखते हैं बीजेपी का, तो निगम को लेके बीजेपी के पास एक विजन था। स्टिल इलेक्शन बहुत पास आ गए हैं 2022 के, आपका विजन दिल्ली वासियों को क्लियर नहीं है। टू बी फ्रैंक, मुझे तो क्लियर नहीं है। तो अगर आप निगम में आते हैं तो व्हाट इज योर विजन फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट? अब आप पॉइंट पे देखिए। तो आप सुनते ही नहीं है ना, सुनते ही नहीं है। पत्रकार का काम होता है भूमिका देना। देखिए, पहली चीज दिल्ली की जो एमसीडी है उसके जो प्राइम वर्क है, हाँ, साफ सफाई दिल्ली की, जो ड्रेनेज सिस्टम है, इनर सिविलियन सर्विस सोसाइटी के अंदर का ड्रेनेज सिस्टम मेंटेन, डन सुन रहा हूँ, पार्कों को मेंटेन करना। तीसरा, ठीक है, जो यहाँ पे पार्किंग है उसका, चौथा, का, ठीक है। तो ये जो मेन हमारे बिल्डिंग्स का क्या, बिल्डिंग्स का क्या क्लियर कीजिए ना प्लीज। बिल्डिंग के अंदर हाईली करप्शन है बीजेपी के अंदर, ठीक है। लेंटर माफिया बोलना चाह रहे हैं। लेंटर माफिया, सीधे शब्दों में। हाँ, तो वही बोलिए ना आप, तो सीधी बात बोलिए। तो जो ये जो मुद्दे हैं ना, हमारा सबसे बड़ा गोल ये होगा कि दिल्ली को सबसे पहले साफ सुथरा बनाइए। ठीक है, साफ सुथरा के केस में मैंने बताया, ये बोलते हैं इनके पास पैसा नहीं है, ठीक। जबकि सिर्फ सफाई में 12,000 करोड़ 5 साल में इन्होंने खर्च किया। मेरे हिसाब से अगर वही 12,000 करोड़ ईमानदारी से खर्च हो जाता तो दिल्ली चमक जाती। ठीक है, डन। ठीक है, मैंने पूरा कैलकुलेशन आपको समझाया था। हाँ, बिल्कुल समझाया था। ठीक है, मेरे यहाँ एक पॉकेट में मंथली 2 लाख रुपया लगभग खर्च होता है। मैंने मान लेता हूँ कि 1 लाख रुपया इनका मैनेजमेंट में खर्च हो गया। ठीक है भाई, मैनेजर भी होंगे, ए भी होगा, जे भी होगा, बट वो 1 लाख रुपया इनका जमीन पे अगर खर्च होता, ठीक है, तो शायद हमारा जो छोटा सा पॉकेट है बेहतरीन साफ सुथरा होता। ठीक है, गार्बेज उठाने में की जो गाड़ियां हैं वो प्रॉपर चल रही होती, गार्बेज की इनको जो डंप यार्ड है वो प्रॉपरली मैनेज होते। ठीक है, तो करप्शन भी था, काम करने की क्षमता भी नहीं थी। अपने विजन पे आइए ना, विजन यहीं से किया। हाँ, तो आइए ना, विजन बोलिए ना, विजन बोलिए। जनता, आप लगातार सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो अपना मॉडल नहीं रख रहे हैं। मैं मॉडल ही बता रहा हूँ। तो अगर हम लोग आम आदमी पार्टी की जैसे एमसीडी में सरकार आती है, तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरली जो हमारा ग्राउंड वर्कर है, हाँ, उसको चैनलाइज करेंगे ताकि ग्राउंड पे काम करें। चैनलाइज करने के लिए सबसे नेसेसरी है कि उसको सैलरी टाइम पे मिलती है, हाँ, उसको टूल्स एंड इक्विपमेंट आप प्रोवाइड कराते हैं, मोटिवेट करते हैं। अगर टूटे मन से कभी काम जंग नहीं लड़ी जाती, और दिल्ली की सफाई जंग की तरह होगी। और उसके लिए जो ग्राउंड वर्कर है उसको हाई मोरल ग्राउंड पे लेके आना भी पड़ेगा। आप इसके ज्वलंत उदाहरण आपकी स्कूल है। ठीक है, स्कूल के अध्यापकों के प्रति जो मनोधारणा थी उसकी इनवर्ट उन्होंने रिजल्ट दिया। वही चीज हम लोगों के यहाँ पे फिर मैं आपको टोकूंगा। मैं सरकारी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। हमारे लिए हमारे गुरु की जो मनोधारणा थी ना, वो हमेशा सबसे बेहतर थी। सोसाइटी के अंदर भी हमारे टीचर की बहुत इज्जत थी। ये आप मत बोलिए कि 2013 के बाद अचानक उनकी इज्जत का इजाफा हो गया। मैं भी सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। हाँ, मैं तो आपके वार्ड का ही पढ़ा हुआ हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर
टीचर्स की हमेशा सम्मान हुआ है समाज में, हाँ। ठीक है, लेकिन एक जो तंत्र है उसने मनोधारणा बना रखा था या सरकारी देखिए सिंपल सी बात है, आप लड़की का काम टीचर से करवाएंगे, लड़की का काम टीचर से करवाएंगे तो टीचर को पढ़ाने का समय कब मिलेगा? मैं बात कर रहा हूँ मोरल बूस्टअप की, हाँ। ठीक है, चैनलाइज करने की। हाँ। तो जिस दिन हम लोगों ने सर ये कर लिया उस दिन हमारा यही एमसीडी का स्टाफ हाँ। इसी दिल्ली को चमका के देगा। यानी कि सिंपल सी बात ठीक है, है। आपका विजन ये रहा कि दिल्ली को साफ सुथरा, सुंदर, सुरक्षित बनाएंगे। ठीक है। चलिए अब इस पे एक सवाल ले लें। हाँ, ले लीजिए। ठीक है, 2017 से पहले टिप्पर की कितनी गाड़ियां थी एक वार्ड में? क्योंकि मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं तो मैं आपको सीधी जानकारी देता हूं, 3। कितनी? 3। और अब कितनी है? 7 से 10। ठीक है सर, हमने दिल्ली वासियों से बात की है। सिंपल सी बात है, जब 3 गाड़ियां चलती थी तो उनकी मूवमेंट कम होगी, और 7 गाड़ियां अगर एक बार भी चलेंगी तो उनकी मूवमेंट ज्यादा होगी। आजकल उसमें वो भी लगा दिया गया है, क्या कहते हैं उसको, एक स्पीकर जो कभी कोविड को सुनिए दिल्ली वासी ये कह रहे हैं कि जी कूड़े की गाड़ी आ रही है और साफ सफाई पहले से एज कंपेयर टू 2016 बेहतर हुई है। जिस कॉलोनी में बैठे हैं आप, यहीं पे भी टिपर की गाड़ी इरेगुलर है। अच्छा, उसके टिपर गाड़ी के अलावा प्राइवेट गार्बेज कलेक्टर आते हैं, रेडी में लेके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि टिपर गाड़ी तो एक काउंसलर के यहाँ का प्रचार है, एक ऑडियो साउंड प्लेबैक करता हुआ आता है, गली से निकलती है, ठीक है, और उनका प्रचार हो रहा है। ज्यादातर कॉलोनियों में यहाँ प्राइवेट गार्बेज कलेक्टर गाड़ियां, बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी बात सुनिए मैंने। ठीक, बोलिए। इसके बाद जो टिपर गाड़ी है वो हमारे घर का गार्बेज लेके जाती है, हाँ। लेकिन मेरे घर के सराउंडिंग जो झाड़ू है वो नहीं लगता। अच्छा, ठीक है, झाड़ू लगाने वाला कभी आया भी तो मान मनोबल करना पड़ता है उसको, भाई साहब मेरे दरवाजे पे भी झाड़ू लगा देना, ये हालत है उनकी, ठीक है। इसके बाद झाड़ू लगा के कोने छोड़ के चला जाता है। आप पार्कों में चले जाइए, लगभग जनकपुरी के 70% पार्कों में आपको गार्बेज मिलेगा। 100%। दुखद बात यह है कि अब तो हम लोग बेचारे पार्क जा ही नहीं पाते, क्योंकि जब से कोविड आया है, जितनी भी ये पॉश सोसाइटीज़ हैं इनकी एक थोड़ी सी दिक्कत है। कोविड आया नहीं कि उनको लगता है कि डाबड़ी, रघुनगर इन्हीं के लोग कोविड लेके आएंगे इनके यहाँ, तो सबसे पहले इन्हीं का गेट बंद करो। तो दिल ही छोटा है इनका, तो देखेगा कैसे इंसान। अब दूसरी बात पे आते हैं, देखिए सुनिए रोहिणी एच, क्योंकि मैं बहुत सारी जगहों पे, मैं सबसे निचले पायदान वाले से भी प्रेम करता हूँ। नहीं, और क्या मेरी बात झूठ है कि वहाँ पे गेट बंद है? झूठ है मेरी बात? तो आप बताइए। सिक्योरिटी के लिए कंसर्न बहुत है, बढ़िया। एग्री करता हूं मैं। तो लोगों को ये एक राइट है ना, रघुनगर के बच्चे का भी एक राइट है कि वो जाके पार्क में खेले, और रघुनगर में रहने वाला हर एक व्यक्ति चोर होगा ये जरूरी नहीं है। मैं इस धरती के हर व्यक्ति से प्रेम करता हूँ। हाँ चलिए ठीक है। और आपको यहाँ वो तरीके से निचले पायदान वाले के बारे में वापस प्राइवेट वाले पे आते हैं। प्राइवेट वालों में हमने देखा, हम कई जगहों पे गए, मतलब जहाँ जहाँ अपार्टमेंट्स हैं, RWAs हैं। मसलन मैं एक वार्ड की बात करूँ, द्वारका C वार्ड है, जहाँ से पूर्व मेयर रही है कमलजीत शेरावत। वहाँ पे भी हमने कई सोसाइटीज़ में बात की। वहाँ पे सोसाइटीज़ के अंदर एक बड़ा अच्छा सिस्टम क्रिएट हुआ है कि सोसाइटी वाले का जो कूड़ा है वो कोई प्राइवेट बंदा ही लेके जाता है, और 2 तरीके से चैनल होता है वो, एक तो प्राइवेट आदमी खुद लेके चला जाता है, दूसरा सोसाइटी के अंदर जो गार्बेज का कलेक्टर है वहाँ पर रख दिया जाता है, टिपर आता है उसके अंदर लेके चला जाता है। मैंने ये महसूस किया कि जहाँ जहाँ दिल्ली के अंदर पॉश इलाके हैं वहाँ तो प्राइवेट जो लोग हैं उन्हीं का बोलबाला है। तो इसका मतलब ये है कि जब हर जगह ये चीज़ है तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, पूरी इनएफिशिएंसी, या दूसरी चीज़ पब्लिक टाइम मैच नहीं कर पा रही है। आप टाइम कैसे मैच करेंगे इनके साथ टिपर्स का? देखिए, पब्लिक टाइम मैच करती है ऐसा नहीं है, मैटर यहाँ पे ये है कि प्रोसेस क्या ऑप्ट किया गया है। आप क्या प्रोसेस ऑप्ट करेंगे? दूसरा, पब्लिक को आपने किसी इवेंट से कनेक्ट कैसे किया है। जैसे मैंने मोटिवेशन की बात की कि एमसीडी कर्मचारी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं, बट उनको डिमोटिवेट किया गया है, ठीक है। दे आर नॉट मोटिवेटेड टू वर्क बाय द लीडर्स। तो जिस दिन वो मोटिवेट हो गए, शायद सम्मान उनको मिलने लगा कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पार्षद भी उनके साथ जाएगा, खड़ा होगा, ठीक है, 10 मिनट खड़ा होकर झाड़ू लगवाएगा, वो मोटिवेट होगा, करेगा। इसी तरह जो टिपर्स गाड़ियां आती हैं, अभी उनको पब्लिक से और एंगेजमेंट करने की जरूरत है। ठीक है।
दूसरा टिपर्स की गाड़ियों का टाइमिंग भी आप कर सकते हैं। हमारी जनकपुरी सुबह ऑनवर्ड आप 5:30-6 बजे से शुरू हो जाती है। टिपर की गाड़ी अगर आप 7 बजे के आसपास भी रूट कराते हैं तो निश्चितता पब्लिक टाइमिंग मैच करेगी। ठीक है। पहली दूसरी चीज़, हमारे इस एरिया में मेरा मानना है कि 10% घर या और कम घर होंगे और छोटा रेशियो होगा जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं। ज्यादातर घर में कहीं ना कहीं या तो माता जी मिलती हैं या बाबूजी मिलते हैं या कोई ना कोई घरों में होता है। ठीक है। तो टाइमिंग का बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, पब्लिक इंगेजमेंट का इश्यू है। जिस दिन इंगेजमेंट हो गया पब्लिक का उस दिन बेहतरीन। अंतिम सवाल पे आते हैं, क्योंकि बहुत बार मुलाकात अभी होनी है। जिला अध्यक्ष हैं आप, तो हर एक वार्ड में तो मिल ही जाएंगे और हर एक वार्ड का हाल भी लेना है आपसे। यहाँ से उम्मीदवारी आपकी बताई जा रही है, साथ में आपके बहुत सारे साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं। पहला सवाल, 2 सवाल एक साथ लूँगा। पहला सवाल कि कितनी चांसेस हैं कि यहाँ से आलोक सिंह ही चुनाव लड़ेंगे, और दूसरा सवाल, अगर आलोक जी की अनदेखी होती है तो बाकी कैंडिडेट्स के साथ उनका रुख कैसा होगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मेरे मन का सवाल है ये। देखिए, मैं जवाब पहले से तैयार हो गया इसका? नहीं, ये मेरा सबसे प्रिय सवाल है जी। मैं आम आदमी पार्टी का उस दौर का कार्यकर्ता हूँ जब मैं टाट पट्टी बिछाया करता था। सीएम साहब जनकपुरी में सबसे पहले इसी ब्लॉक में आए थे, C4D में। मुझे याद है मैंने वहाँ टाट पट्टी बिछाया था। हम पार्टी से जो हमारा एंगेजमेंट है टाट पट्टी बिछाने से लेके स्टेज पे खड़े हो, स्टेज की सिक्योरिटी से लेकर के स्टेज मैनेजमेंट तक का है। तो मुझे आम आदमी पार्टी के लिए कार्य करने में मजा आता है। मेरे लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। इस वार्ड में अभी एक बुजुर्ग आए, एक दिन उन्होंने मुझे बोला, बेटा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। मैंने कहा बाबूजी धन्यवाद, लेकिन मनोकामना मैं बता देता हूँ। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा पार्षद क्या होता है। ठीक है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही मनोकामना है कि इस वार्ड की गलियों में, इस वार्ड की नालियों में, इस वार्ड के मैदानों में जो खामियां मैंने देखी हैं, जो पिछली एमसीडी नहीं सोच पाई, और मेरा जो परिकल्पना है उस परिकल्पना के हिसाब से इस वार्ड को सुंदर बनाना मेरे लिए कतई महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं एमसीडी का पार्षद क्या होता है। मेरे लिए अब दूसरे पे आ जाइए। महत्वपूर्ण है मेरे इस वार्ड का एक्सटर्नल ढांचा अपग्रेड करना। जहां पे आप बैठे हो, ये मकान भी काफी पुराना है लेकिन अंदर रेनोवेट हो गया है। हर मकान लगभग यहाँ रेनोवेटेड है। आउटर ढांचा हमारा गड़बड़ हो गया है। क्योंकि आउटर ढांचा 40 साल पुराना है। मेरे से पहले वाले पार्षदों ने कभी शायद सोचा नहीं या सोचने की क्षमता नहीं थी। हमारे घर की दीवारों के बगल से नालियां जाती हैं, उनमें पानी भरा होता है, फ्लो नहीं है। ठीक है। जर्जर हो चुकी हैं वो। उसका इम्पैक्ट हमारी घर की नींव पे भी पड़ रहा है, हमारी दीवार पे भी पड़ रहा है। पूरी कॉलोनी को आने वाले 10 साल में वो डेंट मारेगा। तो मेरा पहला सपना है, पहली मनोकामना है कि इस सोसाइटी के एक्सटर्नल ढांचे को आज के बेंचमार्क तक लेके जाऊं। ठीक है, आगे। बेंचमार्क पर मैं जब बेंचमार्क की बात करेंगे तो कभी बात करेंगे हम, क्योंकि वो बड़ा लंबा सब्जेक्ट मैटर हो जाता है। दूसरा, आपने मेरे से अगला सवाल पूछा है कि अगर पार्टी अनदेखी करती है। हम लोग ये हमने बताया कि हम टाट पट्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं यार। हमारी पार्टी अपनी अब आपने बताया ना, सवाल मैं पहले दाग चुका हूँ। पार्टी तो मेरी अपनी है। हाँ। ठीक है। मेरी अनदेखी क्या होगी? अपने घर में अनदेखी थोड़ी होती है। हाँ। अनदेखी तो बाहर होती है। बाहर वालों को सोचना है कि मेरी अनदेखी होगी। मैं पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता हूँ। ठीक है। टिकट मिले नहीं मिले पार्टी के साथ फर्क नहीं पड़ता सर। बहुत बढ़िया। पिछली बार पिछली बार ये महिला सीट थी, मेरी वाइफ को ऑफर किया गया। काफी ज्यादा दबाव था, लड़ाई कि आप लड़िए। उस दौरान जितनी महिला कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़ी थी सबको मैंने फोन किया, बोला कि महिला सीट हुई है, महिलाओं का हक बनता है। मेरी वाइफ पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, महिला लड़ेगी। और आप वार्ड के एक कार्यकर्ता से पूछ लीजिए जो मेरा जुड़ा था, जिससे मैंने ना फोन करके पूछा हो। अभी आपके सामने एक सज्जन गए हैं, उस समय के हमारे साथी हैं। इन्होंने अभी बोला, अपने से बोल के गए, आलोक जी मुझे वो दिन याद है जब आपने मुझे फोन करके बोला था कि अपनी बेटी को क्यों नहीं तैयारी करवाते। सबको पता है कि मैं राजनीति में करियर बनाने के लिए नहीं आया।
ये तो आप लोगों का फिक्स डायलॉग है, आम आदमी पार्टी के लोगों का। इतिहास चेक कर लीजिएगा सर, चलिए इतिहास ठीक चेक कर है, लीजिएगा। आज के लिए इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। निगम चुनाव को लेकर लगातार उम्मीदवार कनेक्ट चालू है, उम्मीदवारों से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और उम्मीदवारों से वो सभी प्रश्न जो आपके हिस्से के हैं पूरी ईमानदारी से पूछ रहे हैं। आपके हिस्से के अगर कुछ सवाल रह गए हों और आप चाहते हैं कि आलोक जी पर वो प्रश्न भी दागे जाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, क्योंकि फिर इनसे समय लिया जाएगा, कन्विंस किया जाएगा, सवाल तो पूछे ही जाएंगे। निगम चुनाव को लेकर सभी अपडेट्स नेशन लाइव पर आपको लगातार मिल रही है। फिलहाल आज तक का अपडेट, यानी कि जब तक की ये वीडियो बन रही है तब तक का अपडेट ये है कि हम 94 वॉट्स की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप जाके उसे देखें। खुशी की बात यह है कि हम 196 वॉट्स को अब तक कवर कर चुके हैं। जल्दी सभी 272 वार्डों का पब्लिक ओपिनियन आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। कैमरे के पीछे है रोहित, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। धन्यवाद।